एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरे भी हाल बढ़िया है। आज हम डिस्कस करने वाले यूनिट 2 ऑफ पार्टनरशिप। ये वो यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। तो क्वेश्चन अगर फिक्स है तो हमें पढ़ना भी वैसा है कि मार्क्स भी फिक्स है। ठीक है, हम आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके पार्टनरशिप में सीए फाउंडेशन लॉ में स्कोर करना बहुत ईजी होगा, बहुत कन्वीनियंट होगा। ठीक है, और ये यूनिट अगर आपने मिस कर दी तो आपने पार्टनरशिप की बाकी यूनिट पढ़ी, उसका बहुत ज़्यादा मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। ये वाला मिस मत करना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन ऑन करोगे, तो क्या होगा, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, लिंक मिलते रहेंगे। हमने अभी तक एलएलपी पढ़ लिया है, पार्टनरशिप का यूनिट 1 पढ़ लिया है, आज 2 पढ़ेंगे, कल यूनिट 3 पढ़ेंगे। ओके, ऐसे मैं पूरा सीए फाउंडेशन लॉ रिवाइज कराता रहूँगा। बस आप जुड़े रहिए, आप शेयर कीजिए मुझे, आप एक तरीके से सपोर्ट कीजिए कि मैं सीए फाउंडेशन लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ तो हम अच्छे से ग्रो करें। आपको कुछ भी इशू अगर आता है तो मैं मेरा नंबर पिछले वीडियो में शायद मैंने नहीं दिया था, मैं एक बार फिर भी ये यहाँ पे डाल देता हूँ। इस नंबर पर अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके एजे सर, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या बताएगा, इस यूनिट में, इस चैप्टर में ये बताएगा कि पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है, पार्टनर्स के फर्म्स के साथ कैसे रिलेशन है, और पार्टनरशिप और फर्म और उसके अलावा थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन है। उन तीनों चीज़ों को हम आगे समझेंगे। ठीक है, पहली बात जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। अब जनरल ड्यूटीज़ में क्या, मैंने जो हाईलाइटेड कर रखा है ना, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो जो पार्ट हाईलाइटेड है वो आपको पढ़ना है। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मॉड्यूल ही पढ़ा दिया है पूरा। अगर मॉड्यूल का कवरेज मिल जाए, और वो भी ये यूनिट आई होप 1.5 घंटे समथिंग में करा देंगे, तो अगर इतने में हो जाती है तो वेल एंड गुड, वी आर गोइंग गुड, राइट। तो यहाँ शुरू करते हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। ओके, तो रिलेशन में क्या, द पार्टनर्स शुड कैरी, एक मिनट, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब सब एडवांटेज, मतलब पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस को अच्छे से रन करना है, तो उन चीज़ों पे पार्टनरशिप फर्म का ध्यान रहेगा। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट टू ईच अदर वेदर सम ऑफ द पोर्शन ऑफ अकाउंट आर केप्ट बाय वन ऑफ देम। मतलब क्या, सारे पार्टनर्स एक दूसरे से अकाउंट शेयर करेंगे। अकाउंट बोले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, किसी ने मान लो लेट से ABC 3 पार्टनर है, एक है यहाँ पे रेंट पे, अपन ने ABC फर्म की शॉप ले रखी है रेंट पे। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पड़े हैं, एक है रेंटेड प्लेस पे, सी कहीं और रहता है, कोई और सिटी में रहता है, तो सी क्या ए से बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है। क्यों, क्योंकि वो एक पार्टनर है, उसको पूरा राइट है, पूरा अधिकार है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई और लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर किसी पार्टनर ने किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड किया है तो वो, उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करे। जैसे क्या, कि अगर मान लो फर्जी बिल बना दिए, फेक बिलिंग्स कर दी, बोगस बिलिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, तो उस केस में पेमेंट किसको करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई किसको करना पड़ेगा। इंडेमनीफाई बोले तो टू मेक गुड द लॉस, मतलब जो लॉस है उसको मेक गुड करना, मतलब लॉस को रिकवर कराना, लॉस को नील पे लाना, जीरो पे लाना। ठीक है, लॉस मतलब माइनस हो गया तो उसको जीरो पे लाना। ओके, देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ बाय पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। अब क्या, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं, कैसे, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कि ये काम ये देखेगा, इसको ऑथराइजेशन लेटर दे दिया, वो काम वो देखेगा, उसको ऑथराइजेशन लेटर दे दिया, राइट। ठीक है, अब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सच कॉन्ट्रैक्ट्स में भी प्रोवाइडेड। हाँ, अब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लो ABC तीनों क्लॉथ के बिजनेस में है। ओके, तो अगर क्लॉथ के बिजनेस में तीनों हैं तो अपने को मान लो A रिटायर हो रहा है, या फिर हर बार C होता है, इस बार A को रिटायर करेंगे। ठीक है, A अगर रिटायर हो रहा है तो B और C जो बिजनेस में, क्लॉथ के बिजनेस में है, तो वो एक मतलब एग्रीमेंट कर सकते हैं कि बाद में जो बंदा रिटायर होगा वो फिर से वही बिजनेस या वही एरिया में बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन डालना। ओके, ठीक है, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब क्या, पार्टनर्स को क्या क्या राइट होंगे, एक तरीके से वो देख रहे हैं। ठीक है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से डीलिंग्स हो रही है, उसके बारे में एक बार को देखना। दूसरा, अटेंड डिलीजेंटली इज ड्यूटीज़। क्या, बिजनेस में मान लो किसी की ड्यूटीज़ है कि मुझे सेल्स एग्जीक्यूट करनी है, मुझे परचेज एग्जीक्यूट करनी है, मुझे बैंक अकाउंट देखने हैं, तो वो सारी चीज़ों में ध्यान देना। ओके, तीसरा क्या, ऑर्डिनरी मैटर्स कंसर्न विद बिजनेस। अब क्या, ऑर्डिनरी मैटर्स अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो हमेशा फाइनल डिसीजन कैसे लेंगे,
मेजोरिटी देख के। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ए बी ने बोल दिया ये काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस बंदे से डील करेंगे, इस बंदे से डील नहीं करेंगे, तो किसकी चलेगी? सी की चलेगी कि ए बी की? ऑब्वियसली ए बी की। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी। ओके। पर यहीं पे अगर मेजोरिटी के साथ जनरली तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेजोरिटी चल जाएगी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, मतलब जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, मान लो ये लोग कपड़े के बिजनेस में थे, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम शूज़ में बेचेंगे, हम लैपटॉप्स बेचेंगे। बिल्कुल, मतलब कपड़े और लैपटॉप का कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक अपैरल्स में आ गया, एक बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आप जो है यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा। यूनानिमस बोले तो सारे पार्टनर्स अगर अग्री करते किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वो डिसीजन फाइनल करोगे, ना कि मेजोरिटी। ऐसे ही घुमा के पूछता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। एवरी पार्टनर इज अ राइट टू एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स। क्या सबके पास राइट है एक्सेस करने का, बुक्स को देखने का, कॉपी करने का? कॉपी करने का बोले तो ऐसा नहीं कि मतलब कॉपी मतलब फोटो कॉपी करके ले जाने का, रिव्यू करने का, देखने का। ओके। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो लीगल हेयर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको एक्सेस राइट सब है। बेसिक चीज़ है, मतलब इन चीज़ों में अगर आपको डाउट आ रहा है ना तो आ सकता है, सिंपल चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें आप फिर भी पूछ सकते हो। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि हाँ आप 10 बार पूछो, आप 20 बार पूछो, मैं बैठा हूँ ना बताने के लिए, और आप पूछो और फिर मैं बोलूँ हाँ बेटा क्या इतना सा नहीं आ रहा तुमको, तो वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। मैं वो टीचर नहीं हूँ, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, और मैं एक भाई जैसा हूँ, आई एम सिमिलर टू योर एज, थोड़ा सा सीनियर हूँ बस, ठीक है। सो या राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दिस इज बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ पार्टनर्स। अब देख कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स बुक्स वगैरह देख सकते हैं, पर डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? डायरेक्टर्स के पास। वो भी अपन पढ़ेंगे अगली बार, उसका भी रिवीजन आएगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही ओनर से, पार्टनर्स ही कंडक्ट ऑफ बिजनेस को मैनेज करते हैं। ओके, गोइंग गुड, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड, क्या हर पार्टनर को राइट होना चाहिए कि मेरे ओपिनियंस भी लिए जाए और मुझसे ओपिनियंस मांगे भी जाए किसी भी चीज़ में, ठीक है। एवरी पार्टनर इज राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बट नो चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब क्या, सारे पार्टनर्स को राइट अपने ओपिनियंस देने का, लेकिन अगर ऐसे सिनेरियो में हम बैठे हैं जहाँ हम नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी पार्टनर को सिंगली एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स अगर है, उस केस में आप चेंज कर सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। नाइस, ठीक है। मेजोरिटी रूल विल नॉट अप्लाई इन नेचर ऑफ फर्म, ठीक है। एकदम ऐसा क्रिस्प हाईलाइट किया है मैंने, जो ज़रूरत है उतना ही हाईलाइट किया है, बिल्कुल अननेसेसरी हाईलाइट नहीं किया है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर आता है अपना राइट ऑफ लीगल हेयर्स, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एवरी पार्टनर को राइट है, ठीक है। लीगल हेयर दैट एक्सेस टू बुक्स, ये सब है ना, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसी को डिटेल में डाल रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। म्यूचुअल राइट्स, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ये सब नीचे आ रहा है, ठीक है। राइट टू रेम्यूनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे पढ़ेंगे इसको? नो पार्टनर इज एंटाइटल टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या फर्म से कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। वो भी कब? सारे खर्चे काट के। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस काटे। P&L अकाउंट बनाए, उनमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस काटे। उसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 11th-12th में हम सबने पढ़ा है। तो उस केस में शेयर ऑफ प्रॉफिट अलाउड है, लेकिन रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरिड बोले तो चेंज कर सकते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग इन विच इवेंट द पार्टनर विल बी इंटाइटल टू रेम्यूनरेशन। अगर आपने जैसे मतलब कस्टम में है कि इसको इतना सैलरी तो मिलता ही है, या फिर कस्टम में नहीं है तो क्या बोले कि मतलब ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया कि नहीं मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ तो मुझे इतना रेम्यूनरेशन 10,000-20,000 रुपये महीने का चाहिए। ऐसा अगर कुछ भी केस होता है तो आपको राइट टू रेम्यूनरेशन है, अदरवाइज जनरली नहीं है। समराइज भी कर रखा है मैंने यहाँ पे, जनरली नो रेम्यूनरेशन, एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट हुआ या कस्टमरी हुआ तो रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स में क्या होगा? ओके, कंट्रीब्यूट इक्वली, जनरली इक्वली। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं दिया हो, आपने 11th-12th में भी पढ़ा हो, कोई भी एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप फर्म में शेयरिंग रेशियो में नहीं दिया हो अकाउंट्स में, तो हम क्या करते हैं? इक्वल शेयरिंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा? जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या फिर ट्रेड कस्टम में हो या स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो।
अगर ये 3 केस नहीं होते तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको स्पेसिफिक 10% 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। या फिर ट्रेड कस्टम मतलब इस बिज़नेस में, इस एरिया में सारे लोग जो हैं वो सब अपने मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो उस केस में ट्रेड कस्टम बन चुका है। तो पार्टनर्स भी मोटिवेट होते होंगे कि हाँ हम अगर 50 लाख डालेंगे, हम 60 लाख डालेंगे तो हमको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। अगर मान लो किसी बिज़नेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो इंसान मतलब पार्टनर क्यों ही उतना पैसा अपना फंसाएगा ना, इसलिए कभी कभी ट्रेड ऑफ कस्टम्स में भी वो चीज़ हो जाती है। तीसरा, अगर कोई स्टेट्यूटरी प्रोविजन है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 3 केस है। इसके अलावा 4th केस कुछ हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एक पैसा वो जैसे मान लो 10 लाख आप कैपिटल लाए, ठीक है। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में चलाने के लिए उस पर कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिर्फ 3 केस में। लेकिन अगर आपने कुछ लोन दिया फर्म को, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कुछ भी लोन दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिल जाएगा, ठीक है। वो कितना, रेट फिक्स है 6%। अगर आप रेट कुछ बढ़ा, देखो नो इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड तो 6%, अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है तो एज पर एग्रीमेंट वॉट एवर डिसाइडेड, जो भी एग्रीमेंट से डिसाइड करते हो वो चल जाएगा, ठीक है। फिर राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर अब देखो पार्टनर ने जब फ्रॉड या कुछ किया तो फर्म को इंडेमनीफाई भी कर रहा है। तो अगर पार्टनर ने कुछ गलती की है, पार्टनर ने मान लो गलती केस में फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। लेकिन अगर पार्टनर ने कुछ भी डिसीजन लिया फर्म के लिए और फर्म की जगह जो पेनल्टी फर्म को भरनी थी वो पार्टनर ने खुद के जेब से भर दी, तो उसके केस में फर्म को उसे पैसा देना पड़ेगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड मतलब वो खुद उसको मतलब राइट है कि उसका लॉस जो है वो मेक गुड करे। कौन करेगा, ऑब्वियसली फर्म या द पार्टनर्स, ठीक है। ये अरे भाई साहब एजेड टिप्स आ गई, चलो क्या बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टिल डिसोल्यूशन, ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस विल बी पेड टिल द कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ लोन। कंप्लीट रीपेमेंट ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आप जब जैसे आपने डिसोल्यूशन हुआ मतलब फर्म बंद हो गई, फर्म बंद हो गई मतलब आप फर्म बंद हो गई या फिर आप रिटायरमेंट हो गए मतलब आप फर्म से निकल गए, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप पार्टनर नहीं रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उस पॉइंट तक ही मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है, आपने कुछ लोन वगैरह दे रखे थे, तो वो जब तक आपको रीपेमेंट नहीं आता है तब तक आप क्या करोगे, तब तक आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब वो अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ये डिसॉल्व हो गई फर्म, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1426, यहाँ पे मान लो 3626, यहाँ पे मान लो 311226। अब ये केस में क्या हो रहा है, यहाँ फर्म में आप पार्टनर थे तो यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये है आपका डेट ऑफ रीपेमेंट, जो भी आपका एडवांसेस था वो रीपे हो रहा है इस दिन, ठीक है। तो ये अगर आपका डेट ऑफ रीपेमेंट है तो आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस जो है वो पूरा इतने पीरियड का मिलेगा। कितने पीरियड का, ये इतने पूरे पीरियड का एडवांसेस मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ, सही है। कुछ भी इशू आता है, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए या मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे ड्रॉप करिए, ठीक है। राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म, ये अगर कुछ आपने विलफुल नेग्लेक्ट किया है मतलब जानबूझ के गलती की है, ठीक है, उस केस में इंडेमनिफिकेशन नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा इंडेमनिफिकेशन होगा। यहाँ पे अभी ऊपर जस्ट पड़ा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फर्म जो है वो पार्टनर को इंडेमनीफाई कर रही थी क्योंकि फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने लॉस किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्म को ये इंडेमनीफाई करेगा अगर उसकी खुद की पर्सनल गलती की वजह से फर्म को नुकसान हुआ तो वो इंडेमनीफाई कर रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन मत हो। विलफुल निगलेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वर्ड अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो, ऐसे कीवर्ड्स आप एग्जाम में देख के आते हो तो इट विल इम्प्रूव योर चांसेस कि आप अच्छा करो, ठीक है। अच्छा करो इन द सेंस कि मतलब आपको जैसे क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स अगर एग्जामिनर को दिमाग में सेट है, ये वर्ड इस क्वेश्चन में मिल जाए तो मेरा काम हो गया, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स देख के आ जाओ तो वो सीधा आपको पास कर देगा। वो लैंग्वेज को थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकता है अगर आपने कीवर्ड सही रख दिए। आपने लैंग्वेज कुछ भी लिखी चल, मतलब कुछ भी तो नहीं पर थोड़ी आसपास लिखी तो चल जाएगा। आपने बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी लेकिन जो कीवर्ड्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड थे, अगर आपने वो नहीं डाले
तो फिर चांसेस है कि आपका वो क्वालिटी उतनी अच्छे से नहीं जाए, मतलब आंसर में 1 आध 2 मार्क्स तो वो कहीं ना कहीं से काट ही ले। पर अगर आपने कीवर्ड्स दे दिए और अच्छे से अगर आंसर को प्रेजेंट कर दिया तो चांसेस आपके क्या 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोले तो फर्म की प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी कैसे? द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, एक मिनट, द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो रेफर टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप असेट, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट एस्टेट, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, मतलब जो भी पार्टनरशिप के राइट्स है, जो भी पार्टनरशिप के असेट्स है, वो सारे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो गई, फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। तो एक तरीके से वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? क्योंकि खरीदा कैसे? यहाँ तो कैपिटल से, ठीक है, यहाँ एडवांसेस से, या फिर जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कैसे कमाया? जब पार्टनर कैपिटल नहीं डालते तो प्रॉफिट कहाँ से कमाते? तो ओवरऑल वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनर की ही हुई। ठीक है। इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन परचेज बाय फर्म, गुडविल, ये सारी तीनों जो राइट्स है ये सारे किसके हुए? पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी हुई, जिसमें सारे राइट्स किसके? पार्टनर्स के। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बढ़िया। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, क्या? प्रॉपर्टी ऑफ फर्म हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ फर्म। अब फर्म की प्रॉपर्टी है, पार्टनर अगर मतलब पर्सनली यूज़ कर रहा है तो क्या वो फेयर है? क्या वो सही है? क्या वो सही नहीं है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो पर्सनली क्यों यूज़ कर रहा है? जब फर्म की प्रॉपर्टी, या तो आप रेंट पे करो या आप उसको खरीद लो फर्म से, पर फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ फर्म ही यूज़ करेगी उसको, ना कि पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स, इसका बोले तो इफ़ एनी पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और फर्म नेम। अगर फर्म नेम या बिजनेस कनेक्शन से, बिजनेस के कॉन्टैक्ट से, अगर आपने फर्म के कॉन्टैक्ट से अगर आपने कोई भी प्रॉफिट बनाया तो वो प्रॉफिट किसका होगा? पार्टनरशिप फर्म का, ना कि इंडिविजुअली आपका। ABC 3 पार्टनर है, BC मान लो घूमने गए थे मनाली, ए ने क्या किया? खुद ही एक डीलिंग कर ली 10 लाख रुपए की और उसमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो प्रॉफिट B और C को नहीं पता था, लेकिन वो आया किससे? फर्म के कनेक्शन से, फर्म के रिलेशन से, क्योंकि ABC तीनों लोग मिलके उस चीज़ में काम कर रहे थे। तो 2 लाख रुपए ए का प्रॉफिट हुआ या ABC तीनों का? ABC तीनों का, जो कि जॉइंटली कहा जाएगा एज ए फर्म। ठीक है। दूसरा आता है इफ़ पार्टनर कैरीज एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म। क्या? अगर मान लो फर्म अगर कपड़े का बिजनेस कर रही है और पार्टनर सिंगली इंडिविजुअली अगर कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो उसका भी सारा का सारा प्रॉफिट किस में काउंट होगा? फर्म में। क्यों? क्योंकि आप सेम बिजनेस कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि आप फर्म के रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी चेक, इसका लेक्चर रिकॉर्डिंग सही चल रहा है? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आया आपको समझ? ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ यहीं पे आएगा। ठीक, रिलेशनशिप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर भी नज़र घुमा लेना। ओके। रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज़, क्या? पार्टनर का थर्ड पार्टी का रिलेशन क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, वन से क्या बोलते हैं? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ फर्म। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उन थोड़े से टॉपिक को मैं हल्का हल्का हवा में ले रहा हूँ। उसका कारण ये है कि फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं एक्स्ट्रा टाइम भी तो दे रहे, तो वो जो आपके लिए बेनिफिशियल एग्जाम के लिए मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है। द रूल दैट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन। क्या? ऑल ट्रांजेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा। मान लो आपकी फर्म क्लॉथ और शूज़ में डील करती है, ठीक है, क्लॉथ और शूज़ में डील करती है। बाकी अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक बेच दिया तो वो फिर अलग बिजनेस हो गया। तो हर चीज़ में ऐसा नहीं कि मान लो फर्म को थर्ड पार्टी लाइबल कर दें, कुछ भी, मतलब सिर्फ उस बिजनेस के रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, अब ये क्या? यहाँ पे स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर्ड है, ये वो वाले काम है। यहाँ MCQ या फिर MCQ तो चलो CA फाउंडेशन लॉ में नहीं आते, पर उसके अलावा अपने को वहाँ ध्यान देना है। कहाँ पे? जहाँ पे जैसे मतलब अगर कोई एक पॉइंट यहाँ से पकड़ के अगर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो अपने 4-4 मार्क्स दाव पे लगे हैं, तो इनको याद कर ही लेना अच्छे से। ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे स्पेसिफिक परमिशन लगती है, मतलब ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है कि डीम्ड है कि हाँ इतना तो तेरा काम है, इतना तो तेरी पावर है, लेकिन स्पेसिफिक मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, ओरली एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि हाँ ये परमिशन फर्म ने आपको दी है। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या? आर्बिट्रेशन। अब
कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं सोल्व कराने के लिए। तो आर्बिट्रेशन वाले केस में फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ही मतलब अगर कोई डिसीजन लेता है, किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है, तो वो फर्म से परमिशन लेके करना पड़ेगा। दूसरा, बैंक अकाउंट जो है फर्म के बिहाफ पे खोल रहा है खुद के नाम पे, ये गलत बात है। खुद के नाम पे वो खोल रहा है फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे खोले, अथोराइजेशन लेटर हो चलेगा, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम, मान लो मैं 2 लाख रुपए किससे मांग रहा था, लेकिन 2 लाख रुपए मैंने माफ़ कर दिए, क्यों? जा भाई जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, 1 नंबर। तो बी और सी जो अगर पार्टनर्स है ए बी सी, तो बी और सी क्या बोलेंगे, भाई किसने हक दिया तुझे, हमारा राइट था, चल 2 लाख मांगते थे, तो तेरा राइट एक बार को रिलिंक्विश कर देता, हमारा राइट कैसे रिलिंक्विश किया, मतलब छोड़ देना, भूल जाना कि चल माफ़ किया, माफ़ नहीं कर सकते। फर्म माफ़ करेगी, ना कि कोई पार्टनर माफ़ करेगा। और अगर तीनों पार्टनर्स अग्री करते तो वो फर्म ही बन गए, वो भी माफ़ कर सकते हैं। विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म ने कोई केस किया और हम विड्रॉ करके आ गए, अरे क्या बात है, ये सब छोटी मोटी बातों में क्या लिखा है, अपन तो बड़े लोग हैं, अपन बड़ी दुनिया में देखते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, फर्म पे केस चल रहा है, फर्म लड़ रही है, फर्म सबूत इकट्ठा कर रही है, फर्म बेस्ट लॉयर फर्म कर रही है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पे भाई साहब गवाही देने गए और बोला कि हाँ गलती तो थोड़ी सी हो गई, हमको थोड़ा सा देखना चाहिए था। अरे भाई फर्म में ना इतना खर्चा कर दिया, तो तुमको किसने पावर दी कि लाइबिलिटी तुम एज्यूम कर लोगे? तुम फर्म के बिहाफ पे कोई लाइबिलिटी के लिए अग्री नहीं कर सकते, ओके। इन चीज़ों के लिए आपको स्पेशल परमिशन लगेगी कुल मिला के। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल या फिर मतलब इमूवेबल बोले तो लैंड बिल्डिंग वगैरह, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पे जब तक फर्म की परमिशन नहीं हो। फिर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल भी नहीं कर सकते। इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे किसी से पार्टनरशिप कर दी, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे अब ये हो गई अपने जनरल वाली चीज़ें। हाँ, ये जनरल वाली चीज़ें, क्या जनरल वाली चीज़ें बोले तो एक डन यूजुअल बिजनेस, रुक जाओ, जनरल वाली चीज़ें यहाँ हैं। हाँ, अब क्या गुड्स बाय कर सकता है, बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर ड्रॉ मेक साइन इंडोर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बना सकता है, इंडोर्स कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, प्रोमिसरी नोट बना सकता है। फिर प्लेज और सेल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को या तो गिरवी रख सकता है प्लेज, या फिर सेल मतलब बेच सकता है। तो क्या ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ना कि ये आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने गए तो स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर्ड, पर आप नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी मतलब गुड्स बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उस केस में चलेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इट इज़ हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, एक डन यूजुअल बिजनेस विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी अलाउड, अगर कोई भी एक्टिविटी की है उसकी अथॉरिटी में आ रहा है तो वो अलाउड है, ठीक है। एक्ट इज नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ फर्म, अगर नेम ऑफ फर्म में किया है, नेम ऑफ फर्म है, ठीक है, अथॉरिटी में आ रहा है, ठीक है, यूजुअल बिजनेस है, ठीक है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। ऐसे तो काम धंधा ही नहीं करेगा हर चीज़ के लिए, मतलब मान लो एक 10 लाख का कुछ ऑर्डर आया, वो ऑर्डर सेल करने के लिए इन्वॉइस बना रहे तो इन्वॉइस, अरे फर्म की परमिशन लेनी है, ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर उसकी अथॉरिटी में कुछ चीज़ें है तो वो कर सकता है, लेकिन ये जो है ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको चलना है। ये नॉट कवर्ड अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा, ये आपका एक्सप्रेसली आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी फर्म से स्पेसिफिक, ओके। फिर आते आगे बढ़ते, चलो। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड प्रॉपर्टी, मतलब क्या, आप पार्टनर्स जो इम्प्लाइड प्रॉपर्टी अपन ने अभी पढ़ी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो अभी अगर हमने पढ़ी है तो उसमें क्या एक्सटेंशन बोले तो उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या कि ये भी तो कर ले, ये भी इम्प्लाइड में आ जाएगी, वो भी इम्प्लाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं सारे पार्टनर्स मिलकर, और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट बोले तो कि हम पार्टनर को परमिशन ही नहीं दे रहे ज़्यादा इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ और, मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उल्टा कि इसको कम कर सकते हैं, या रेस्ट्रिक्शन इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो द एक्सटेंडेड, हाँ एक्सटेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सटेंड या रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, एक्सटेंड बोले तो बढ़ सकती है, रेस्ट्रिक्ट बोले तो कम हो सकती है। थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट इज डीलिंग विद पार्टनर इन फर्म। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको सिंपल भाषा में अगर हम पढ़े तो ये देखो, मैंने ट्राई किया है कि जहाँ सिंप्लीफाई कर सकूँ वहाँ और सिंप्लीफाई किया है। थर्ड पार्टी को पता है फिर भी डील किया, अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी है, हमने एक्सटेंड कर दिया, हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने जो भी किया, अगर थर्ड पार्टी को पता है तो भी डील किया, या फिर थर्ड पार्टी को नहीं पता, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी टाइप ट्रांजेक्शन हो गया पार्टनर का। यहाँ पे क्या
थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था फिर भी आपने डील किया तो फर्म की लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर के साथ डील कर रही है फर्म के, मतलब वो फर्म के साथ डील ही नहीं कर रही थी जब उसको पता ही नहीं पार्टनर के साथ, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी हो गया। ओके, तो अगर फर्म के पास आप केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टी, फर्म लाइबल नहीं होगी थर्ड पार्टी के लिए। दो रीज़न, या तो थर्ड पार्टी को पता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में फिर भी आपने किया तो आपकी गलती, या थर्ड पार्टी को पता नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है पार्टनर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर फर्म आई कहाँ से, जब पता ही नहीं है तो फर्म आई कहाँ से। ठीक है, पार्टनर्स अथॉरिटी एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी में अगर कोई भी पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है जो फर्म के अच्छे के लिए है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। फर्म जो है उसको इंडेमनीफाई करेगी, टू मेक गुड द लॉस करेगी। क्या, इफ़ अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू ऑल सच एक्ट्स for the purpose of protecting the firm from any loss would be done by a person of ordinary prudence, मतलब जो इंसान नॉर्मली करता, जो सिचुएशन में होता वो सभी करता, जो सेन माइंड का है, जो इनसेन है वो नहीं, जो सेन माइंड के हैं वो। एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एंड सच एक्ट्स बाइंड द फर्म। ठीक है, बाइंड द फर्म मतलब फर्म को उसकी लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी या फर्म को उसका क्या बोलते हैं इम्प्लाई करना पड़ेगा, सॉरी क्या वर्ड था, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, एडमिशन अगर हुआ तो क्या होगा, पार्टनर्स मेक बाइंडिंग एडमिशन बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जनरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन में बाइंड करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ हिज अथॉरिटी ऑन द पॉइंट इज लिमिटेड एंड अदर पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन। अगर क्या कि फर्म बाइंड कब नहीं होगी, मतलब मान लो मैंने कुछ भी एक्ट किया और अगर थर्ड पार्टी को, फर्म ने तो बाइंड कर रखा है कि तू ये एक्ट नहीं कर सकता, और थर्ड पार्टी को उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में अगर पता है तो फिर फर्म लाइबल नहीं होगी। मतलब थर्ड पार्टी को अगर नॉलेज में है कि ये मेरी पावर में नहीं है, ये एक ही पावर में नहीं है, और फिर भी वो ट्रांजैक्शन सामने वाले के साथ कर रही है, तो सफ़ा सफ़ा थर्ड पार्टी की गलती है। आपको पता है कि अगर ये इसकी पावर में नहीं है, फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, तो फिर आप उससे क्यों डील कर रहे हो। तो क्या, अगर बियॉन्ड अथॉरिटी है और थर्ड पार्टी नोज अबाउट रेस्ट्रिक्शन, फर्म नॉट लाइबल। ठीक है, ऐसे मैंने ट्राई किया थोड़ा कंक्लूसिव, मतलब एक दो वर्ड लिखने के, 4 सेंटेंस लिखने के, ताकि आपको ये पूरा क्रक्स इसका साथ साथ में मिलते जाए। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। अब यहाँ पे क्या, नॉर्मल बिजनेस फर्म लाइबल, फ्रॉड फर्म नॉट लाइबल। बोले तो कि अगर मान लो, रुको ये देखो, ये मैंने कंक्लूजन दिया है लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। मैंने शुरू में पढ़ा दिया, हम पहले चीज़ पढ़ते हैं फिर बाद में वो पढ़ेंगे। द नोटिस ऑफ अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ फर्म ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। क्या, एक पार्टनर को नोटिस मिला जो हैबिचुअली एक्ट करता था, जो कि मतलब एक्टिव पार्टनर था एक तरीके से। ऑपरेट्स एज अ नोटिस ऑफ द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म। अब क्या, मान लो नॉर्मल बिजनेस में अगर आपने कोई नोटिस दिया पार्टनर को जो एक्टिवली डील करता है, तो फर्म को दिया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि फर्म को अलग से कौन देखेगा, कंपनी में तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात हो गई, लेकिन फर्म में किसी एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया तो वो एक तरीके से अपना नोटिस टू द फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर फर्म पे ही फ्रॉड हुआ है तो वो नोटिस नहीं माना जाएगा। लेकिन ए ने, मान लो लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, उसमें सामने वाले ने, ए ने फ्रॉड किया, तो अब क्या हुआ, फर्म को पता नहीं था कि ए ने फ्रॉड किया, लेकिन सामने वाली जो पार्टी थी, ठीक है, सामने वाली पार्टी ने केस कर दिया कि भाई आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, फर्म पे 5 लाख की पेनल्टी। तो ए को नोटिस दिया, ए फर्म को पता ही नहीं रहा है, या फिर ए ने फर्म को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन ए ने अगर फर्म के साथ धोखा किया या थर्ड पार्टी ने फर्म के साथ धोखा किया तो फर्म लायबल नहीं होगी। अदरवाइज अगर किसी पार्टनर को आप नोटिस देते हो तो फर्म को नोटिस दिया ऐसा माना जाएगा। दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव, इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे मान लो ABCD 4 पार्टनर है, डी स्लीपिंग पार्टनर है, आपने डी को नोटिस दे दिया, डी स्लीपिंग पार्टनर है, उसको इतनी मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, इतनी कदर ही नहीं किस चीज़ों की कि वो आके बिजनेस को देखे समझे, कोई मतलब नहीं उसको नोटिस दिया, उसको दिखेगा क्या, उसको क्या मतलब दुनिया से। वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो सोना चाहता है जीवन में, उसको नहीं उड़ना, उसको नहीं दौड़ना, उसको नहीं भागना, उसको सिर्फ सोना है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से। ओके, इट मस्ट फर्दर रिलेट टू फर्म्स बिजनेस, ओनली देन इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ नोटिस टू द फर्म। मतलब एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिला तो ही वो फर्म को नोटिस मिला ऐसा माना जाएगा, राइट। ओके, इसको एक बार और मैं क्रक्स कर रहा हूँ कि अगर आपने एक्टिव पार्टनर को, क्या हुआ स्क्रीन को, एक मिनट, अगर आपने एक्टिव, चलो इसको छोड़ो, आ जाएगा। एक्टिव पार्टनर को अगर आपने नोटिस दिया है तो उस केस में क्या होगा कि आपको
मतलब फर्म को नोटिस दिया ऐसा माना जाएगा। अगर आपने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया है तो माना जाएगा आपने फर्म को नोटिस दिया है। लेकिन अगर आपने स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर को नोटिस दिया तो वो फर्म को नोटिस दिया माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर फर्म पे कुछ फ्रॉड होता है और आपने एक्टिव पार्टनर को ही नोटिस दिया है तो भी फर्म लायबल नहीं होगी, क्योंकि फ्रॉड का केस है। अगर कोई फ्रॉड नहीं है और आपने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया है थर्ड पार्टी ने, तो फर्म लायबल होगी। ये पूरा क्रक्स है इसका। ओके, ठीक। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होगा, फ्रॉड में इंडिविजुअल लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक। फिर लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर, ऑर्डिनरी कोर्स है, अथॉरिटी में है, फर्म लाइबल। ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, अथॉरिटी में नहीं है, फर्म नॉट लाइबल। मतलब सिंपल है ना इनमें, मतलब कोई मेरे को ऐसा बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं लग रहा है कि जिस पे मैं डिस्कस करूँ, तो मैं कुछ कुछ को हटा रहा हूँ, कुछ कुछ पे अपन टाइम लेके आराम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। अब क्या, पार्टनर ने अगर कोई चीज़ को मिस अप्लाई कर दिया, फर्म के पैसे को गलत जगह लगा दिया, कोई ट्रांजेक्शन गलत कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी, ओके, अथॉरिटी में काम कर रहा है, ड्यू टू हिज अथॉरिटी एज अ पार्टनर ही रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी। अब क्या, अगर उसकी अथॉरिटी में था और उसके पास पैसा आया तो उसके केस में क्या होगा, बिलोंगिंग टू अ थर्ड पार्टी। मान लो ए और बी और सी तीन पार्टनर है, ए अथॉरिटी में काम कर रहा है, मान लो थर्ड पार्टी है राम, राम ने पैसा दिया ए को, क्या कि भाई तू तेरे पास रख, ठीक है, एंड मिस सप्लाइज दैट मनी, वो उसने क्या खर्च कर दिया, उसने क्या किया, कुछ भी खा लिया, लो भाई आज तो मैकडी की पार्टी हो जाए, ठीक है। तो क्या, पार्टनर रिसीव्ड द मनी एंड मिस अप्लाइड इट, तो उस केस में क्या होगा, फर्म लाइबल होगी, क्यों, क्योंकि एक्टिव पार्टनर है। ऑन द अदर हैंड क्लॉज बी वुड बी अट्रैक्टेड व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी हैज़ कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म एंड इट इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर। अब देखो, अगर कस्टडी ऑफ फर्म में आया पैसा और उसके बाद भी आपने मिस अप्लाई कर दिया एनी ऑफ द पार्टनर, फर्म वुड बी लाइबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर ने रिसीव किया फर्म पैसा और मिस अप्लाई किया, यहाँ पे फर्म ने पैसा रिसीव किया और पार्टनर ने मिस अप्लाई किया, दोनों के केस में फर्म लाइबल होगा। इसको मैं क्रक्स कर देता हूँ फिर से, ठीक है। अगर पार्टनर ने कोई भी पैसा रिसीव किया थर्ड पार्टी से, खुद ने रिसीव किया इंडिविजुअली, नॉट द फर्म, और दूसरा केस है अगर फर्म ने पैसा रिसीव किया और उसके बाद किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने वहाँ से पैसा मिस अप्लाई कर दिया। यहाँ पार्टनर ने खुद रिसीव किया और मिस अप्लाई किया, यहाँ पार्टनर ने फर्म का रिसीव किया हुआ पैसा मिस अप्लाई किया थर्ड पार्टी का, दोनों केस में फर्म लाइबल होगी। क्यों, क्योंकि अगर पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर था वो फर्म के भरोसे में ही पैसा दिया था, और अगर फर्म को पैसा दे दिया कोई भी पार्टनर मिसयूज़ करे तो लाइबल फर्म ही होगी, ठीक है। ये कंक्लूजन है इसका। फिर राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी बोले तो जैसे मैं एक चीज़ समझाता हूँ, पार्टनर ए रिटायर हो रहा है, वो सारा राइट दे रहा है मिस्टर हमजा, ठीक है, धुरंधर तो आप देख ही रहे होंगे, तो मिस्टर हमजा को राइट दे रहा है। तो अब ये हो गया अपना, क्या हो गया, ट्रांसफरर, और ये कौन हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांसफरी। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है। तो मतलब थर्ड पार्टी को अगर अपन ने राइट दिया है एक पार्टनर ने, थर्ड पार्टी मतलब जो सुबह लीगल एयर हो सकता है, या फिर उसने चूज़ किया है कि इसको मुझे राइट देना, नॉमिनी बनाना है, कुछ भी, उस केस में अब कैन नॉट इन्जॉय द सेम राइट्स एंड प्रिविलेज एज ए पार्टनर, जो है उतना राइट और उतना प्रिविलेज तो नहीं ऑफर होगा। क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप में सब ने अग्री किया था, सब चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, थर्ड पार्टी को आप इतने राइट्स तो नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफर इज नॉट इंटाइटल, क्या बुक्स नहीं देंगे, इंस्पेक्ट बुक्स नहीं करने देंगे, मतलब रिक्वायर अकाउंट मतलब अकाउंट्स नहीं देंगे, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं करने देंगे, इंटरफेयर विद कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है तो आपको ना तो अकाउंट्स मिलेंगे ना बुक्स, मतलब अकाउंट्स मतलब जैसे एक तरीके से पूरा डिटेल्ड, और इंस्पेक्ट मतलब एक सिर्फ कॉपी लेके जाना। तीसरा, इंटरफेयर विद कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इससे डील करो उससे डील मत करो, ये अच्छा इंसान है वो अच्छा इंसान नहीं है, भाई हम जज कर लेंगे, आपको इतना राइट हमने नहीं दिया है, ओके। फिर ही इज़ ओनली इंटाइटल टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्यों, सिर्फ उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से ट्रांसफर ही है, वो एक पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, ना कि पार्टनर के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स, वो अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। मान लो वो जैसे हमने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 4 पार्टनर है, तो उसको 2.5 लाख अपन ने अमाउंट पे कर दिया, लेकिन वो बोल रहा है नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने 10 लाख का नहीं, आपने 15 लाख का प्रॉफिट किया है, आपने 20 लाख का प्रॉफिट किया है, मुझे तो 2.5 लाख की जगह 5 लाख मिलना चाहिए।
तो वो उसका चैलेंज जो है अकाउंट्स को, वो क्या टेनेबल इन द लॉ है क्या, मतलब वैलिड है क्या लॉ क्या इसमें, वो नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसको इतने राइट्स मिले ही नहीं है। ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन, अब क्या फर्म कंटिन्यू होती है उस केस में ये पढ़ा। अब डिसोल्यूशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन बोले तो रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का उस केस में, या फिर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है या पार्टनर रिटायर हो रहा है। यहाँ पे क्या पार्टनर जिंदा था, पार्टनर लेट से बेडरेस्ट पे है, लेट से उसको बिजनेस में नहीं करना, तो वो चाहता है कि किसी और को प्रॉफिट शेयर कर दे। इस केस में क्या, या तो फर्म डिसॉल्व हो रही है या पार्टनर रिटायर हो रहा है, तब शेयर द असेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के असेट शेयर होंगे, जितना पार्टनर की कैपिटल है, उसका लोन से या कुछ भी हो वो शेयर होगा। फिर फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द शेयर, अब क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है, कब क्यों मांग सकता है, कि आपके पास कितनी कैपिटल है, आपके पास कितने एसेट्स है, मुझे सब जानना है ताकि मैं मेरा शेयर डिटरमाइन कर सकूँ। ही इज इंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब उसको राइट मिल जाएगा बुक्स वगैरह देखने का, कब, डिसोल्यूशन के बाद में, पहले नहीं। ठीक है, ये आ गया समझ। अगर कंटिन्यू होती है तो राइट नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यू होती है तो राइट मिल जाएगा इंस्पेक्शन का, सिंपल। माइनस एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, अब आपको लगता है ना, मुझे भी लगता था शुरू में जब मैं एज ए स्टूडेंट था कि माइनर को क्यों ऐड करना है। माइनर को सिर्फ आप बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड कर सकते हो, ना वो कोई लाइबिलिटी लेगा, ना वो मतलब कोई लीगल केस उस पर हो सकता है, तो उसको क्यों ही ऐड करना है। जनरली इस केस में ऐसा होता है कि लेट से आपने या तो 2-3 मतलब इंडिविजुअल्स थे जिनकी एज 40-45 या कुछ भी, तो उनके बच्चे थे, उनको उन्होंने ऐड कर लिया माइनर को, कि ना उन पे लाइबिलिटी आएगी, उनको सिर्फ एक शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो इसलिए कर सकते हैं। या फिर मान लो कोई सेलिब्रिटी फेस है, कोई ऐड आ रहा है, कोई ऐसा, वैभव सूर्यवंशी इज़ अ माइनर, 15 साल का है, लेकिन उसको पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, एक अच्छा क्रिकेट खेलता है तो ब्रांड प्रमोशन होगा, तो उसकी वजह से फ़ायदा होगा उसको। 2% 5% अगर वैभव सूर्यवंशी को जाता भी है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके एडमिशन से, उसके आने से कितना फ़ायदा हो सकता है एक बिज़नेस को, वो चीज़ है। ठीक है, उसके राइट्स क्या होंगे। अ माइनर हैज़ अ राइट टू हिज अग्रीड शेयर, मतलब जो शेयर उसको अग्री किया है। एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट्स, सारा चीज़ें कर सकता है। एक्सेस बोले तो बुक्स देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको राइट है कहाँ पे बुक्स रखते हैं, कॉपी कर सकता है, मतलब फोटो कॉपी कर सकता है। ठीक है, ही कैन सू द पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स बट ओनली व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, अगर वो फर्म से रिटायर हो रहा है, फर्म से अलग हो रहा है, तब वो पार्टनर्स को सू कर सकता है कि मेरा राइटफुल अमाउंट मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर वो रिटायर नहीं हो रहा है या फिर फर्म से अलग नहीं हो रहा है, तब वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता है। ठीक है, इफ़ ही इज़ सेपरेटिंग फ्रॉम फर्म ओनली देन ही कैन सू, सॉरी बुक्स तो मिल सकती है, पर केस अगर फर्म पे या पार्टनर्स पे करना चाहता है उसके केस में उसको रिटायर या सेवर होना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। मेजोरिटी पे क्या 6 मंथ्स में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप पार्टनर बनना चाहते हो, पार्टनर नहीं बनना चाहते हो। आप पार्टनर बनना चाहते हो तो फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस क्या आप पार्टनर, मतलब आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बता दिया कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सारा जो भी मतलब आपकी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी है एज अ जो मेजर की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी भी होती हो जाएगी, राइट भी होता हो जाएगा, शेयरिंग रेशियो वही रहेगा अगर आप अनलेस आप कुछ अलग अग्री कर रहे हो। और अगर आपने कुछ भी नोटिस नहीं दिया तो डीम्ड आप पार्टनर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने नोटिस दे दिया टाइम पे, तो फिर उस दिन जिस दिन नोटिस आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को दिया उस दिन से आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, आप पार्टनरशिप से अलग हो जाओगे। ठीक है, अब लाइबिलिटीज बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी ओनली एक्सटेंड टू ही शेयर, उसके शेयर तक लाइबिलिटी उसको देनी रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, माइनर हैज़ नो पर्सनल लाइबिलिटी, कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, भले उसके नाम पे 50 करोड़ 100 करोड़ के असेट्स हो, बट लाइबिलिटी कुछ नहीं होगी। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, क्यों? क्योंकि उसका हम मान ही नहीं रहे कि उसके पास इतने कैपेबिलिटीज़ है कि वो किसी को रीपेमेंट कर सके वगैरह, तो इंसॉल्वेंट की बात ही नहीं आ रही है। ठीक है, बट इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ही शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर असाइनी, मतलब ऑफिशियल रिसीवर असाइनी जो भी लिक्विडेशन वगैरह में हेल्प करा रहे उनके पास वो शेयर जाएगा, और फिर अगर नहीं यूज़ हो पाया तो उसको फिर रिटर्न मिल जाएगा। माइनर कैन रिकवर हिज शेयर इन द फर्म और प्रोपोर्शनेट बेसिस फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, मतलब वो रिकवरी कर सकता है, मतलब ओवरऑल उसको काफ़ी फायदे थे मेजोरिटी अटेंड करने से पहले। अब यहाँ पे बड़ा हो गया, वैभव सूर्यवंशी 3 साल में 18 का हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें ये होगा इफ़ नोटिस नॉट गिवन डीम्ड पार्टनर। ठीक है, फिर उसको 6 महीने के अंदर नोटिस देना, यही चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है। अगर वो पार्टनर बनने का चूज़ करता है, या तो 6 मंथ्स में यस बोल देता है, या 6 मंथ हो गए और उसने रिप्लाई नहीं किया, दोनों केस में वो पार्टनर बनने का चूज़ कर चुका है। ठीक है, पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा हिज शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट रिमेन्स द सेम, चेंज नहीं होगा अनलेस अग्रीड, मतलब अगर आप रिवाइज कर रहे हो पार्टनरशिप डीड तो बात अलग है। फिर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू दोज ऑफ माइनर अप टू डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, मतलब मान लो 18 का 1 अप्रैल को हुआ और उसने नोटिस दिया 30 मई को, तो ये जो 2 महीने के लिए वो
था एज अ पार्टनर, तो वो माइनर के राइट्स होंगे, ठीक है। ही शेल नॉट बी लाइबल टू एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ नोटिस दिया उसके बाद कोई लाइबिलिटी नहीं। तीसरा, इंटाइटल टू sue द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, सच माइनर शेल गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार दैट ही और ही हैज़ नॉट बीन बिकम अ पार्टनर। मतलब उसने चूज़ कर लिया कि मेरे को पार्टनर नहीं बनना है। आगे बढ़े, अब कितने पेज है, देखो मेरा ऐसा लॉजिक चलता था बचपन में कि मैं मतलब बचपन में मतलब सीए के बचपन में कि मैं पेजेस देख के पढ़ता था कि हाँ भाई इतने से पेजेस है, थोड़ा और मोटिवेशन है, जल्दी जल्दी खींच लो। अभी वैसे भी 40 मिनट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा क्रेजी नहीं पढ़ लिया, स्टिल मैं थोड़ा सा स्पीड में ही चल रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप मेरी क्लासेस ले सकते हो। मेरी क्लासेस अगर आप लोगे उन पर अच्छे से डिटेल मैंने पढ़ाया है, उसमें क्वेश्चन बैंक पूरा कराया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसके अलावा मैं LDR वगैरह क्वेश्चंस भी रिवाइज कराने वाला हूँ, ओके। तो ये अभी चीज़ में एक बार पेज देख लेते हैं। 17th पेज पे हैं हम और हमें पढ़ने हैं अभी, चलो 22 पेज, मतलब 5 पेज और बचे हैं, ठीक है, ओके। तो 5 पेजेस बोले तो आई होप कि मैं ट्राई करूँ कि 1 घंटे के अंदर इसको ले लूँ। आपको कुछ भी अगर ऐसा स्पेसिफिक लगा कि भाई ये थोड़ा सा स्पीड में है तो उसको पीछे करके देख लेना। अगर पीछे करके देखने में नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। एंड थोड़ा सा मतलब स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब एग्जाम में भी अगर आपको रिवीजन करना है कि सिर्फ पार्टनरशिप में 1 2 3 3 यूनिट है, लेकिन मेरे को सिर्फ सेकंड यूनिट में इशू आ रहा है और सेकंड यूनिट से मार्क्स पक्के आते हैं, तो उस केस में अपने को सिर्फ सेकंड यूनिट का 1 घंटे का 1.25 घंटे का रिविजन लगा लिया तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, मतलब कोई पार्टनर आ रहा है कोई पार्टनर जा रहा है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर, अगर पार्टनर किसी दिन से आ रहा है, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2026 को पार्टनर ने अग्री किया कि मैं पार्टनरशिप में आ रहा हूँ, तो उसके बाद से तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें की बातें करते हैं। देखो, द लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर ऑर्डिनरीली कमेंस फ्रॉम डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, जब वो पार्टनर एड हुआ तब से लाइबिलिटी आएगी, लेकिन अनलेस ही अग्रीज टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय फर्म प्रायर टू डेट, मतलब वो अगर अग्री करता है कि फर्म ने जो पुरानी चीज़ें भी एक्ट्स किए हैं उनके लिए भी मैं लाइबल होना चाहता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं, क्योंकि आई ट्रस्ट फर्म और मैं कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा हूँ फर्म में, तो मैं अग्री करता हूँ कि बाद में भी अगर कुछ इशू आता है जो पुराने एक्ट से जहाँ में नहीं था, मैं फर्म में नहीं था उसके पहले, तो भी मैं रेडी हूँ क्या लॉसेस लेने के लिए, ठीक है। और क्रेडिटर भी अग्री करते हैं, अगर क्रेडिटर और फर्म दोनों अगर अग्री करते हैं तो न्यू फर्म लाइबल, ओल्ड फर्म डिस्चार्ज हो गई। मतलब मान लो ए और बी पार्टनर थे, तो ए बी फर्म जो है, ए बी फर्म वो अब लाइबल नहीं होगी और ए बी सी फर्म जो है वो लाइबल हो जाएगी, ठीक है, ये लाइबल नहीं होगी। समझ में आ गया क्यों, सी न्यू पार्टनर था, ठीक है। अब इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर हुज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व बाय डेथ ऑफ वन ऑफ देम। अगर कोई एक पार्टनर जा रहा है या कुछ है तो 2 पार्टनर में नहीं, मल्टीपल पार्टनर्स के केस में। क्यों, क्योंकि ए बी फर्म थी, ए बी सी आ गई हैं, जो भी केस है, ठीक है। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और पार्टनर में रिटायर विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स की। दूसरा क्या, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या, पार्टनरशिप अगर विल होगी तो नोटिस इन राइटिंग दैट अदर पार्टनर्स इज इंटेंशन टू रिटायर, मतलब अगर मान लो एक पार्टनरशिप फिक्स पीरियड की है तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल है कि हम जहाँ तक चलाए तब तक चलेगी, तो वो पार्टनर जो भी रिटायर होना चाहता है वो पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे सकता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अब मेरे को सेपरेट वेज करना है, मेरे को अलग मतलब कुछ बिजनेस में करना है या कुछ बिजनेस नहीं भी करना है, कुछ भी केस हो, ठीक है। दूसरा, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and partners of reconstituted firm। क्या, अब ये अगर देखो ये कितनी प्यारी चीज़ लिखी यहाँ पे कि एक पार्टनर जो है वो कब अगर रिटायर होने के पहले एक एग्रीमेंट करता है कि हाँ मैं रिटायर हो रहा हूँ, और फर्म ने कुछ भी बिफोर मेरे रिटायरमेंट की, जनरली क्या होता है कि नया पार्टनर आता है उस दिन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है, या फिर जिस दिन से पार्टनर रिटायर हुआ उस दिन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर पार्टनर ने अग्री कर लिया कि मैं आने से पहले भी जो भी एक्ट्स हुए थे उनके लिए मैं लाइबल रहना चाहता हूँ, तो वो लाइबल हो जाएगा। इस केस में क्या है कि अगर थर्ड पार्टी और पार्टनर दोनों अग्री करते हैं कि मेरे रिटायरमेंट से पहले जो भी एक्ट्स थे जब मैं था प्रेजेंट तब भी मैं लाइबल नहीं हूँ, तो लाइबल नहीं होगा। कुल मिला के हैं, थर्ड पार्टी अग्री कर जाए, अदर पार्टनर अग्री कर जाए, बात खत्म। भले आपकी रिस्पॉन्स मतलब लाइबिलिटी वेरीज, लाइबिलिटी जनरली क्या होती है, पार्टनर के आने से पहले
नहीं होती है, और पार्टनर के जाने के बाद नहीं होती है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो आने से पहले की भी लाइबिलिटी हो सकती है और जाने के बाद की भी लाइबिलिटी, या जाने के पहले लाइबिलिटी नहीं भी हो सकती है। मतलब अलग लेवल पे, सिर्फ एग्रीमेंट का गेम है। कॉन्ट्रैक्ट अगर ढंग से किया तो लाइबिलिटी वेरीज, लाइबिलिटी चेंज होती रहती है, ऐसा फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड आता है, ये अब थोड़ा सा मतलब लंबा सा पॉइंट है तो इसको मैं क्रक्स में समझा रहा हूँ। रिटायर्ड पार्टनर इज लाइबल टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस इज गिवन। मतलब क्या, रिटायर्ड पार्टनर एक्टिव पार्टनर था, ठीक है। अगर एक्टिव पार्टनर जो है वो अगर रिटायर हो रहा है तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब तक थर्ड पार्टी को क्या पता कि भैया वो रिटायर हो गया है। तो अगर पब्लिक नोटिस दे दिया तो माना जाएगा कि वो रिटायर हो गया है, उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर रिटायर्ड, बट इफ़ द थर्ड पार्टी डजंट नो दैट ही वॉज अ पार्टनर, अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है तो फिर रिटायर्ड पार्टनर लायबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उस पार्टनर के, उस स्पेसिफिक रिटायरिंग पार्टनर के ट्रस्ट पे या उसके भरोसे पे या उसके मतलब फेथ पे कि मतलब ये इंसान अच्छा है, ये अपने को लॉसेस रिकवर करा देगा, उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया था ना बिजनेस के साथ डील करने के लिए, तो अब रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा, ठीक है। कंक्लूजन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक चीज़ है तो, है ना, ये इस केस का कंक्लूजन है बस, ठीक है। फिर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। एक्सपल्शन मतलब फर्म एक पार्टनर को धक्के मार के निकाल रही है, फर्म एक पार्टनर को धक्के मार के निकाल रही है, इसका मतलब है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। क्या? पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होना चाहिए कि कोई फ्रॉड करता है, कुछ भी सिनेरियो होता है तो हम किसी को एक्सपल्शन कर सकते हैं। दूसरा, पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब सारे जो पार्टनर्स है, मान लो ABCDE पार्टनर्स है तो उसमें से 5 का मेजॉरिटी क्या होगा? 3। तो अगर 3 ने अग्री किया कि D पार्टनर, E पार्टनर किसी को भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक पार्टनर बोल रहा है इसको निकालो, इसने फ्रॉड किया, ये किया, वो किया, उसकी नहीं चलेगी, ठीक है। पावर होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। ऐसा नहीं है कि कोई फर्म में अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा मतलब गुडविल बन रही है, उसकी अच्छी रिस्पेक्ट बन रही है, वो अच्छा चले जा रहा है और वो काफ़ी नाम कमा रहा है तो भाई इसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि हमको ओवरशेडो कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर गुड फेथ में है, वो सामने वाला गलत काम कर रहा था या बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था तो आप उसको निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ गुड फेथ, अब देखो तुमने बोल तो दिया कि गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ ये वाले पॉइंट का यहाँ पे नीचे ये टेस्ट दे रखा है, ठीक है। टेस्ट क्या? एक्सपल्शन मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में एक्सपल्शन होगा, ठीक है। दूसरा, एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस, मतलब उसको नोटिस दिया जाएगा और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OBH जो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्या ये देना पड़ेगा। पहले एक्सपल्शन गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए पार्टनरशिप का, मतलब इंटरेस्ट बोले तो मतलब पार्टनरशिप के हित में। दूसरा क्या? उसको नोटिस देना पड़ेगा। तीसरा क्या? उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OBS देना पड़ेगा कि भाई हमको तुमको निकाल रहे हैं, तुमको मतलब इस एलिगेशन पे निकाल रहे हैं तो तुम्हारे क्या एक्सप्लेनेशन है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो हमसे कि हम तुमको क्यों नहीं निकाले, ठीक है। इफ़ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड, मतलब वो पार्टनरशिप का पार्ट रहेगा, वो एक्सपेल्ड पार्टनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर डज नॉट, हाँ अब देखो, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ ले दौड़ के रिटायरमेंट, एक्सपल्शन सब फर्म को डिसॉल्व नहीं हो रही। फर्म में अगर 2 पार्टनर थे, एक बंदा जा रहा है तो डिसॉल्व हो रही है, अदरवाइज फर्म डिसॉल्व नहीं होती है जब तक सारे पार्टनर नहीं जाए। 2 पार्टनर भी अगर बच रहे ना तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। पार्टनरशिप मतलब मोर देन 1 पर्सन, सिंपल, 2 और मोर देन 2, ठीक है। The invalid expulsion of partner does not put to an end of partnership even if the partnership as it will and it will be deemed to continue, मतलब अगर पार्टनरशिप एट विल भी है और आपने इनवैलिड एक्सपल्शन किया है तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, वो कंटिन्यू होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इनवैलिड था, आपकी इच्छा अब नहीं रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनवैलिड था, ठीक है। फिर आता है अपना इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर को केस को समझते हैं, ठीक है। इसके 5 पॉइंट है, हम सीधा यहीं से पढ़ लेते हैं। क्या? इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पार्टनर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की एक वो मतलब उसकी एक क्या बोलते हैं हैसियत नहीं है या कुछ मतलब ऑक्स नहीं है अपनी लैंग्वेज में, सोफिस्टिकेटेड बोले तो। अगर वो किसी को रीपेमेंट नहीं कर सकता, कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट को मतलब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रह सकता है, ठीक है। दूसरा, ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर, या अगेन अब ये ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन से वो पार्टनर नहीं रहेगा। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन मतलब कि इस दिन से वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है। अब क्या? तीसरा, फर्म इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट, अब उसने कुछ एक्ट किया तो फर्म लाइबल नहीं, कब? एडजुडिकेशन ऑर्डर से।
ना फर्म लाइबल है ना पार्टनर लाइबल है, एक दूसरे से रिश्ते अलग, ठीक है। स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट इज नॉट लाइबल आफ्टर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। अब अगर पार्टनर का कुछ भी स्टेट है, पार्टनर की कुछ भी प्रॉपर्टी है, तो वो लाइबल नहीं होगी। कब लाइबल नहीं होगी? जब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ गया है कि अब ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसकी स्टेट सेफ है। अब स्टेट बोले तो प्रॉपर्टी जो भी उसकी है, ठीक है। फिर ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली, मतलब जनरली ये होता है, इसको चेंज कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बट अगर पार्टनर ने एग्री किया कि इंसॉल्वेंट वाले को हटाओ, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, तो हम कर लेंगे। जनरली अगर किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर बाकी पार्टनर बोल रहे हैं कि हम इंसॉल्वेंट पार्टनर को हटा के बाकी हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, हमारा एक विजन था, हम इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बढ़ा सकते हैं। विल नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट भी वही मैंने बता रखा है। फिर लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। अब क्या डिजीज्ड पार्टनर के केस में लाइबिलिटी का क्या सिनेरियो रहेगा? इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ होती है तो पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, डिजीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल आफ्टर डेथ। देखो अगर डेथ हो गई तो जिसको मतलब एक तरीके से मतलब अब भगवान ने ही बुला लिया है तो वो पब्लिक नोटिस देके क्या मतलब है, वो तो शोक सभा वाली पत्रिका पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजीज पार्टनर की प्रॉपर्टी सेफ है, कोई भी लाइबिलिटी आफ्टर द डेथ किसी भी तरीके से कोई भी लाइबिलिटी आती है तो उसमें डिजीज पार्टनर का कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, ठीक है। फिर आता है अपना, चलो एक पेज 2 पेज और बचे हैं, ठीक है। राइट ऑफ अपना 50 मिनट्स हो गया, मतलब विल ट्राई कि हम 1 घंटे के अंदर इसको कवर कर लें। गुड गोइंग, मतलब इतनी बड़ी यूनिट को अपन इतना अच्छे से अगर कवर कर पा रहे, इतनी स्पीड में कवर कर पा रहे, तो आप आराम से एग्जाम के पहले 1 घंटा लगा के सुन सकते हो। इसको भी 1.5 में ट्राई कर सकते हो, बट आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि 1.5 या 1.25 पे मत जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर और स्पीड अप करोगे इसको तो आपको शायद इशू आ सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आप डाल सकते हो, लेकिन वो जब एग्रीमेंट आपने किया हो कि हम सेम बिजनेस में नहीं आ सकते, सेम लोकेलिटीज़ में नहीं आ सकते, वो वाली चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या, आउट गोइंग के पार्टनर के जो राइट्स है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर हो गया, पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा है, जो भी है उसके राइट्स क्या होंगे अगर कंपीटिंग बिजनेस करना चाहता है तो? सिंपल सी बात है, फर्म का नाम यूज़ मत करो, फर्म के कनेक्शंस यूज़ मत करो, बाकी चल जाएगा। क्या? ही मे नॉट यूज़ फर्म्स नेम, ठीक है। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ कि मैं फर्म के बिजनेस के लिए, कनेक्शन के लिए आपके पास आ रहा हूँ डीलिंग करने के लिए। थर्ड क्या है, कस्टमर्स जो हैं जिस टाइम पे जैसे मान लो ABC फर्म को वो रिप्रेजेंट करता था, वो मिश्रा जी से, शर्मा जी से डिस्कशन करता था, डीलिंग्स करता था बिजनेस की। लेकिन अब शर्मा जी के पास जाके मिश्रा जी के पास बोल रहा है ABC फर्म तो बहुत बेकार है, वो पार्टनर तो ऐसे हैं, उनकी चुगलियाँ कर रहा है, और आप तो मेरे साथ बिजनेस करो, मैं आपको उल्टा जो चीज़ 100 में देता था वो 90 में दूंगा। तो क्या उनका फ़ायदा तो हो रहा है, पर वो सोलिसिट कर रहा है कस्टमर्स को। ये चीज़ें अगर आप करते हो, सेम बिजनेस करना चाहते हो, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉफिट जो आप कमाओगे वो फर्म को देना पड़ जाएगा, ठीक है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी आप कंपीटिंग पार्टनर, कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये वही पे एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मैंने समझा दिया, ठीक है। अब राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। क्या कि अगर पार्टनर बाहर जा रहा है पर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं कि नहीं, उस केस में क्या? देखो ये मैंने समराइज़ करके यहाँ पे लिखा है, ये आप देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली ऐसे ही मतलब अभी तक मैंने देखा है, डाला नहीं है, पर ये अगर देखते हैं ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आएंगे। उसका कारण क्या है गलत करके आने का? क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ऊपर नीचे है, तो अपन पहले एक बार समराइज फॉर्म में देखते हैं इसको, ठीक है। इफ़ द फर्म डिलेज पेमेंट आफ्टर डेथ, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या वो आउटगोइंग पार्टनर मतलब वो रिटायर हो गया, उसके बाद भी अगर फर्म पैसा डिले करता है, आउटगोइंग पार्टनर बोले तो फर्म मतलब पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, या फिर लीगल एयर रिप्रेजेंटेटिव किस केस में आएगा? जब पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है। उसके पास 2 ऑप्शन है, किसके पास? या तो आउटगोइंग पार्टनर के पास, या फिर लीगल एयर के पास, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। क्या पावर है? या तो वो 6% जो भी उसका अमाउंट बन रहा था, मान लो 5 लाख अमाउंट उसको पेमेंट पे आ रहा था, ठीक है, डिसोल्यूशन या फिर रिटायरमेंट के डेट पे, ठीक है। तो 6% इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। क्यों याद आ रहा है कुछ? 6% लोन पे था, तो वो लोन वाला इंटरेस्ट ले लो। मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि हमारे रिश्ते अब ख़त्म हो गए हैं, अब हमको सिर्फ लोन का रिलेशन है, हम आउटसाइडर बन चुके हैं, हम पार्टनर नहीं रहे। 6% ले लिया, ऑप्शन 1। और यहाँ पे ऑप्शन है, किसके पास ऑप्शन है? आउटगोइंग पार्टनर या लीगल एयर के पास, ना कि पार्टनरशिप फर्म के पास है। तो जिसको जहाँ फ़ायदा हुआ आउटगोइंग पार्टनर को, वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लेगा। ऑप्शन 2 क्या है? टेक शेयर इन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द डिलेड पीरियड, बाकी टाइम में भी कुछ भी पैसा आपने कमाया हो उसका हम शेयर लेंगे। लेट से फर्म ने 10 लाख का प्रॉफिट बनाया और शेयर था इसका 20%, तो
यहाँ पे होता है 2 लाख रुपए। लेकिन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मान लो 100 लैक्स का उसका रीपेमेंट था, उस पर 6% इंटरेस्ट बन रहा है कितना, 6 लाख रुपीज़। तो क्या चूज़ करेगा अगर 1 साल के लिए डिले हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी 6 लाख या 2 लाख में से 6 लाख लेना चाहेगा, तो वो ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कर लेगा। ठीक है। दूसरा क्या, अगर प्रॉपर परचेज हुई, अगर मान लो जैसे क्या होता है इस केस में, ये है ना उसका प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट मतलब ये वाला लॉ, ये वाला प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि अगर देखो एन ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर बाहर जा रहा है वो उसको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। कौन ऑप्शन दे रहे हैं, जो पार्टनर अभी पार्टनरशिप फर्म में है वो बाहर वाले पार्टनर को ऑप्शन दे रहे हैं क्या, कि तुम्हारा जो शेयर है, तुम्हारा जो राइट है वो हमें दे दो, हम तुमसे राइट परचेज कर रहे, खरीद रहे हैं। ठीक है। और ऑप्शन अगर ड्यूली एक्सरसाइज है, मतलब ऑप्शन प्रॉपर्ली एक्सरसाइज है, टाइमली पेमेंट कर दिया है, सब बढ़िया है, तो क्या होगा, तो कोई भी या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट या 6% इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सब चीज़ें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई हुई है। लेकिन अगर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो अभी के करंट पार्टनर्स है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के, वो अगर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करते, कुछ भी मतलब एक तरीके से चोरी करते, धोखाधड़ी करते कुछ भी, उस केस में क्या होगा, फिर ये ऑप्शन जो है 6% इंटरेस्ट वाला या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये एलिजिबल हो जाएगा। मतलब प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। इसको अगर याद करना है तो मैंने यहाँ पे एक क्लियर लिख रखा है, प्रॉपर परचेज है तो नो फर्दर एक्शन, कोई फर्दर एक्शन नहीं है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, नो फर्दर क्लेम। ठीक है। इम्प्रॉपर परचेज है तो आउटगोइंग पार्टनर कैन क्लेम क्या, इधर 6% इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है। तो ये वाला हमारा पूरा जो है यूनिट 2 खत्म हो गया है, एंड आई होप कि ये 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, कट पीट के जो भी है। ठीक है। 1 घंटे के अंदर हमने बहुत अच्छी यूनिट कर लिया, आराम से 5 to 10 मार्क्स यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। और आप कंपनीज एक्ट और बाकी जो नेगोशिएबल है, सोगा है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है या कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट फिर से समझना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जाम्पल चाहिए आपको। ठीक है। और मैं नंबर एक बार और दे रहा हूँ मैं, 9630902017। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय।